रोजगार, समृद्धि, अनौपचारीकरण एवं अन्य मुद्दे। मेरी आपत्ति मशीन से नहीं, मशीन के प्रति सनक को लेकर है। इस सनक का नाम श्रम का बचत करने वाली मशीनें हैं। हम उस सीमा तक श्रम की बचत करते जाएंगे जब तक कि हजारों लोग बेरोजगार होकर भूखों मरने के लिए सड़कों पर नहीं फेंक दिए जाते। महात्मा गांधी। लोग तरह तरह के काम करते हैं। कुछ लोग खेतों, कारखानों, बैंकों, दुकानों आदि अनेक प्रकार के कार्यस्थलों पर काम करते हैं। कुछ व्यक्ति घर पर भी अन्य काम करते हैं। घर पर होने वाले काम अब बुनाई, फीते बनाना या हस्तकलाओं जैसे पारंपरिक कामों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग के प्रोग्राम बनाने जैसे आधुनिक काम भी शामिल हो चुके हैं। पहले कारखाने में काम करने का अर्थ किसी शहर में स्थित कर्मशाला में काम करना होता था, किंतु अब तो प्रौद्योगिकी परिवर्तनों ने गांव के घर में ही औद्योगिक उत्पादन संभव बना दिया है। व्यक्ति कार्य क्यों करते हैं? कार्य की हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लोग आजीविका के लिए कार्य करते हैं। कुछ लोगों को उत्तराधिकार के माध्यम से कार्य किए बिना भी धन मिल जाता है, किंतु ऐसे धन से किसी को पूर्ण संतोष नहीं होता। किसी कार्य से जुड़ा रहना हमें अपनी सार्थकता की अनुभूति प्रदान करता है। इसी के माध्यम से हम अन्य व्यक्तियों से सही अर्थों में संपर्क स्थापित करते हैं। प्रत्येक कार्यरत व्यक्ति सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आय में योगदान करता है। इसी के माध्यम से वह विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में भाग लेकर देश के आर्थिक विकास में हिस्सेदार बनता है। यही सही अर्थों में आजीविका उपार्जन है। हम केवल अपने लिए काम नहीं करते, अपने ऊपर निर्भर व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करके भी उपलब्धि का अनुभव करते हैं। कार्य के इसी महत्व को समझकर महात्मा गांधी ने शिक्षा और हस्तकलाओं सहित विभिन्न प्रकार के कामों के माध्यम से प्रशिक्षण पर बल दिया था। कार्य कर रहे व्यक्तियों के अध्ययन से हमें देश में रोजगार की प्रकृति और गुणवत्ता के विषय में एक गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। इससे हमें अपने मानवीय संसाधनों को जानने और उनके उपयुक्त प्रयोग की योजनाएं बनाने में भी सहायता मिलती है। इससे विभिन्न उद्योगों तथा क्षेत्रों के राष्ट्रीय आय में योगदान का विश्लेषण करने में भी सहायता मिलती है। ये समाज के सीमांत वर्गों, बाल श्रमिकों आदि के शोषण की समस्याओं का निदान करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। श्रमिक और रोजगार। रोजगार क्या है? श्रमिक कौन होता है? जब एक किसान खेतों में काम करता है तो वह खाद्यान्न और उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। किसान ही कपड़े के कारखानों और विद्युत करघों में कपड़े का रूप धारण कर लेता है। गाड़ियाँ सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाती हैं। हम जानते हैं कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य इसका सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। हमें निर्यात के लिए मूल्य प्राप्त होता है और आयात का मूल्य चुकाना पड़ता है। इसमें हम देखते हैं कि देश का निव्वल अर्जन धनात्मक हो सकता है यदि निर्यात का मूल्य आयात की अपेक्षा अधिक रहे, या ऋणात्मक हो सकता है यदि आयात का मूल्य निर्यात की अपेक्षा अधिक रहे, या शून्य हो सकता है यदि आयात और निर्यात के मूल्य समान हों। हम प्राप्त अर्जनों का योग करते हैं तो हमें उस वर्ष के लिए देश का सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले सभी क्रियाकलापों को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। वे सभी व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं श्रमिक कहलाते हैं, चाहे वे उच्च या निम्न किसी भी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। यदि इनमें से कुछ लोग बीमारी, जख्म होने आदि शारीरिक कष्टों, खराब मौसम, त्यौहार या सामाजिक धार्मिक उत्सवों के कारण अस्थायी रूप से काम पर नहीं आ पाते तो भी उन्हें श्रमिक ही माना जाता है।
इन कामों में लगे मुख्य श्रमिकों की सहायता करने वालों को भी हम श्रमिक ही मानते हैं। आमतौर पर हम ऐसा सोचते हैं कि जिन्हें काम के बदले नियोक्ता द्वारा कुछ भुगतान किया जाता है उन्हें श्रमिक कहा जाता है, पर ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति स्वनियोजित होते हैं वे भी श्रमिक ही होते हैं। भारत में रोजगार की प्रकृति बहुमुखी है। कुछ लोगों को वर्ष भर रोजगार प्राप्त होता है तो कुछ लोग वर्ष में कुछ महीने ही रोजगार पाते हैं। अधिकांश मजदूरों को अपने कार्य की उचित मजदूरी नहीं मिल पाती। वैसे श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाते समय जितने भी व्यक्ति आर्थिक कार्यों में लगे होते हैं उन सबको रोजगार में लगे लोगों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। आप विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे व्यक्तियों की संख्याएं जानने को उत्सुक होंगे। वर्ष 2011-12 में भारत की कुल श्रम शक्ति का आकार लगभग 473 मिलियन आंका गया था। क्योंकि देश के अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, इसलिए ग्रामीण श्रम बल का अनुपात भी शहरी श्रम बल से कहीं अधिक है। इन 473 मिलियन श्रमिकों में 3/4 श्रमिक ग्रामीण हैं। भारत में श्रम शक्ति में पुरुषों की बहुलता है। श्रम बल में लगभग 70% पुरुष तथा शेष इसमें महिला तथा पुरुष बाल श्रमिकों को भी शामिल किया गया है। महिलाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रमिक कुल श्रम बल का 1/3 है तो शहरों में केवल 20% महिलाएं ही श्रम बल में भागीदार पाई गई हैं। महिलाएं खाना बनाने, पानी लाने, ईंधन बीनने के साथ साथ खेतों में भी काम करती हैं। उन्हें नकद या अनाज के रूप में मजदूरी नहीं मिलती। कितने ही मामलों में तो कुछ भी भुगतान नहीं किया जाता। इसी कारण इन महिलाओं को श्रमिक वर्ग में शामिल नहीं किया जाता। अर्थशास्त्रियों का आग्रह है कि इन महिलाओं को भी श्रमिक ही माना जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं? लोगों की रोजगार में भागीदारी श्रमिक जनसंख्या अनुपात, जिसका उपयोग देश में रोजगार की स्थिति के विश्लेषण के लिए सूचक के रूप में किया जाता है, यह जानने में सहायक है कि जनसंख्या का कितना अनुपात वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। यदि यह अनुपात अधिक है तो इसका तात्पर्य है जनता की काम में भागीदारी अधिक होगी। यदि यह अनुपात मध्यम से कम हो तो इसका अर्थ होगा कि देश की जनसंख्या का बहुत अधिक अनुपात प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं में संलग्न नहीं है। आपने जनसंख्या शब्द का अर्थ तो पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया होगा। जनसंख्या शब्द का अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में किसी समय विशेष पर रह रहे व्यक्तियों की कुल संख्या से है। यदि भारत के श्रमिक जनसंख्या अनुपात का आकलन करना चाहें तो हमें भारत में कार्य कर रहे सभी श्रमिकों की संख्या को देश की जनसंख्या से भाग कर उसे 100 से गुणा करना होगा। इस प्रकार हमें श्रमिक जनसंख्या अनुपात ज्ञात हो जाएगा। सारणी 7.1 भारत में विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लोगों की भागीदारी के विभिन्न स्तरों को स्पष्ट कर रही हैं। भारत में प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से लगभग 35 श्रमिक हैं। शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात 34 है, जबकि ग्रामीण भारत में यह अनुपात लगभग 35 है। ऐसा अंतर क्यों है? ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च आय के अवसर सीमित हैं, इसी कारण रोजगार बाजार में उनकी भागीदारी अधिक है। अधिकांश व्यक्ति स्कूल, महाविद्यालय या किसी प्रशिक्षण संस्थान में नहीं जा पाते। यदि कुछ जाते भी हैं तो वे बीच में छोड़कर श्रम शक्ति में शामिल हो जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में एक बड़ा भाग विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययन कर सकने में सक्षम है। शहरी जनसमुदाय को रोजगार के भी विविधतापूर्ण अवसर सुलभ हो पा जाते हैं। वे अपनी शिक्षा और योग्यता के अनुरूप रोजगार की तलाश में रहते हैं, किंतु ग्रामीण क्षेत्र के लोग घर पर नहीं बैठ सकते क्योंकि उनकी आर्थिक दशा उन्हें ऐसा करने नहीं देती। शहरी और ग्रामीण दोनों ही वर्गों में पुरुषों की श्रमशक्ति भागीदारी महिलाओं की तुलना में अधिक है। शहरी क्षेत्रों में तो पुरुष और महिला भागीदारी का अंतर बहुत ही बड़ा है,
केवल 15% शहरी महिलाएं ही किसी आर्थिक कार्य में व्यस्त दिखाई दे रही हैं, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की रोजगार बाजार में भागीदारी 25% आंकी गई है। महिलाएं सामान्य और विशेष रूप से शहरों में काम क्यों नहीं कर रही हैं? यह बात देखने में आई है कि जहां कहीं भी पुरुष पर्याप्त रूप से उच्च आय अर्जित करने में सफल रहते हैं, परिवार की महिलाओं को घर से बाहर रोजगार प्राप्त करने से प्रायः निरुत्साहित किया जाता है। हमने पहले भी कहा है कि महिलाएं द्वारा की जाने वाली घरेलू गतिविधियों को आर्थिक या उत्पादन कार्य ही नहीं माना जाता। कार्य या रोजगार की यह संकीर्ण परिभाषा देश में महिला वर्ग की श्रमबल में भागीदारी को नहीं मानती तथा इसलिए देश में महिला श्रमिकों की संख्या को कम आंका जाता है। जरा सोच कर देखिए कि घर के भीतर और खेतों में महिलाएं कितने ऐसे काम करती हैं जिनका उन्हें कोई भुगतान नहीं किया जाता, चूँकि ये परिवार तथा खेतों के रखरखाव में निश्चित रूप से योगदान देती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उनकी संख्या भी महिला श्रमिकों में सम्मिलित की जानी चाहिए? स्वनियोजित तथा भाड़े के श्रमिक। क्या श्रमिक जनसंख्या अनुपात समाज में श्रमिकों की स्थिति और कार्य की दशाओं के विषय में भी कुछ जानकारी देता है? यदि किसी उद्यम में श्रमिक के स्तर या पद की जानकारी मिल सके तो निश्चय ही देश में रोजगार की गुणवत्ता के आयामों की जानकारी प्राप्त करना संभव होगा। इससे हम यह भी जान सकेंगे कि श्रमिक का अपने काम से कितना लगाव है और अपने सहकर्मियों तथा उद्यम के प्रति उसके अधिकार क्या हैं। आइए निर्माण उद्योग के 3 कर्मियों की तुलना करें। एक सीमेंट की दुकान का स्वामी है, दूसरा निर्माण मजदूर है, तो तीसरा निर्माण करने वाली कंपनी का एक सिविल इंजीनियर है। इन तीनों के पद अथवा प्रतिष्ठा में अंतर है, जिन्हें विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। जो अपने उद्यम के स्वामी और संचालक हैं, उन्हें स्वनियोजित कहा जाता है। इस प्रकार सीमेंट की दुकान का स्वामी स्वनियोजित है। भारत का लगभग आधा श्रम बल इसी श्रेणी में आता है। निर्माण मजदूर अनियत मजदूरी वाले श्रमिक कहलाते हैं। ये भारत की श्रम शक्ति का लगभग 25% हैं। ऐसे ही मजदूर अन्य लोगों के खेतों में अनियत रूप से कार्य करते हैं और उसके बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। निर्माण कंपनी के अभियंता के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति श्रम शक्ति का मात्र 23% ही हैं। जब किसी श्रमिक का कोई व्यक्ति या उद्यम नियमित रूप से काम पर रख उसे मजदूरी या वेतन देता है तो वह श्रमिक नियमित वेतन भोगी कर्मचारी कहलाता है। इससे पता चल रहा है कि भारत में पुरुष और महिला श्रमिकों के 50% से अधिक तो स्वरोजगारी वर्ग में ही आते हैं। अतः स्वरोजगार ही देश की आजीविका का सबसे प्रमुख स्रोत है। अनियत मजदूरी वाले कार्य पुरुषों और महिलाओं के लिए रोजगार का दूसरा प्रमुख स्रोत है। इस प्रकार अनियत रोजगार में महिलाओं का अंश 24 से 27% पुरुषों से अधिक पाया गया है। नियमित वेतनभोगी रोजगारधारियों में पुरुष एवं महिलाएं दोनों अधिक अनुपात में लगे हुए हैं। देश के 23% पुरुष नियमित वेतनभोगी हैं और इस वर्ग में 21% महिलाएं हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर बहुत कम है। यदि ग्रामीण और शहरी श्रमबल के वितरण की तुलना करें तो चार्ट 7.2 के अनुसार हमें ज्ञात होता है कि अनियत मजदूरी पाने वाले श्रमिक स्वनियोजित और ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक हैं। शहरों में स्वनियोजित और नियमित वेतन वाले रोजगार की संख्या अधिक है। गांवों में अधिकांश ग्रामीण अपनी जमीन के टुकड़ों पर निर्भर हैं, जो स्वतंत्र रूप से खेती करते हैं। अतः स्वनियोजन में उनकी भागीदारी अधिक है। शहरी क्षेत्रों में काम का स्वरूप भी अलग होता है। हर व्यक्ति कारखाना, दुकान और कार्यालयों का संचालक नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त शहरी उद्यमों में नियमित रूप से श्रमिकों की आवश्यकता होती है। फर्मों, कारखानों तथा कार्यालयों में रोजगार देश के आर्थिक विकास क्रम में श्रम शक्ति का
कृषि तथा अन्य संबंधित क्रियाकलापों से उद्योगों और सेवाओं की ओर प्रवाह होता है। इसी प्रक्रिया में मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में प्रवेशन करते हैं। धीरे धीरे उद्योग भी सकल रोजगार में अपना अंश खोने लगते हैं, क्योंकि सेवा क्षेत्र में बहुत तीव्र दर पर प्रसार होने लगता है। श्रम शक्ति के कार्यानुसार या उद्योगवार वितरण से रोजगार स्वरूप के ये परिवर्तन सहज ही स्पष्ट हो जाते हैं। सामान्यतया आर्थिक क्रियाओं को 8 विभिन्न औद्योगिक वर्गों में विभाजित करते हैं। ये हैं कृषि, खनन और उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति, निर्माण कार्य, वाणिज्य, परिवहन और भंडारण तथा सेवाएं। सरलता के लिए सभी कार्य युक्त व्यक्तियों की 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ये हैं प्राथमिक क्षेत्रक, जिसमें का तथा खा सम्मिलित हैं। द्वितीयक क्षेत्रक, जिसमें गा तथा घा सम्मिलित हैं। तृतीयक क्षेत्रक, जिसमें गा, घा तथा अंगा को शामिल किया जाता है, इसे सेवा क्षेत्रक कहते हैं। और इसमें शेष 3 वर्ग गा, घा और अंगा को रखा जाता है। सारणी 7.2 में हम भारत में वर्ष 2017-18 में विभिन्न उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के विषय में जानकारी दे रहे हैं। भारत में अधिकांश श्रमिकों के रोजगार का स्रोत प्राथमिक क्षेत्रक ही है। द्वितीयक क्षेत्रक में केवल 24% श्रम बल को नियोजित कर रहा है। लगभग 31% श्रमिक सेवा क्षेत्रक में संलग्न है। सारणी 7.2 भी ये स्पष्ट कर रही है कि ग्रामीण भारत की लगभग 60% श्रम शक्ति कृषि, वन और मत्स्य पर निर्भर है। लगभग 20% ग्रामीण श्रमिक ही विनिर्माण उद्योगों, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में लगे हुए हैं। केवल 20% ग्रामीण श्रमिकों को सेवा क्षेत्र से ही रोजगार मिलता है, किंतु शहरी क्षेत्रों में कृषि और खनन रोजगार के प्रमुख स्रोत नहीं हैं। जहां अधिकांश लोग सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं, 60% शहरी श्रमिक सेवा क्षेत्र में हैं। लगभग 1/3 शहरी श्रमिक द्वितीयक क्षेत्र में नियोजित हैं। यद्यपि प्राथमिक क्षेत्र में पुरुष और महिलाएं दोनों ही प्रकार के श्रमिक संकेंद्रित हैं, पर वहां महिलाओं का संकेंद्रण बहुत अधिक है। इस प्राथमिक क्षेत्र में लगभग 57% महिलाएं कार्यरत हैं, जबकि इस क्षेत्र में काम कर रहे पुरुषों की संख्या आधे से कम है। पुरुषों को द्वितीयक और सेवा क्षेत्र दोनों में ही रोजगार के अवसर हो पाते हैं। समृद्धि एवं परिवर्तनशील रोजगार संरचना। आपने अध्याय 2 और 3 में विस्तार से नियोजन रणनीतियों के बारे में पढ़ा था। यहाँ हम केवल 2 विकास सूचकों पर विचार करेंगे। ये हैं रोजगार समृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद। लगभग 70 वर्षों से चल रहे योजनाबद्ध विकास का ध्येय राष्ट्रीय उत्पाद और रोजगार में वृद्धि के माध्यम से अर्थव्यवस्था का प्रसार रहा है। 1960 से 2010 की अवधि में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सकारात्मक वृद्धि हुई है, और ये समृद्धि दर रोजगार वृद्धि दर से अधिक रही है। किंतु सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से कुछ उतार चढ़ाव भी आते रहे हैं, पर इस अवधि में रोजगार की वृद्धि लगभग 2% बनी रही। चार्ट 7.3 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में एक अन्य चिंताजनक घटनाक्रम की ओर भी इंगित कर रहा है। रोजगार वृद्धि दर कम होकर उसी स्तर पर पहुंच गई जहां से योजना काल के प्रारंभिक चरणों में थी। इन्हीं वर्षों के दौरान हम सकल घरेलू उत्पाद और रोजगार की वृद्धि दरों के बीच काफ़ी बड़ा अंतर पाते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन के बिना ही अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में समक्ष रहे हैं। इस परिघटना को विद्वान रोजगार विहीन समृद्धि का नाम दे रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि रोजगार सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की तुलना में किस तरह बढ़ा है। अब ये जानना भी आवश्यक है कि रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद की
वृद्धि दरों के इन स्वरूपों ने विभिन्न वर्गों के श्रम बल पर किस प्रकार के प्रभाव डाले। इससे हम समझ पाएंगे कि हमारे देश में किस प्रकार के रोजगार अवसरों का सृजन हो रहा है। आइए पिछले खंडों में बताए गए 2 सूचकों पर एक बार फिर से विचार करें। ये सूचक हैं विभिन्न उद्योगों में लोगों को मिले रोजगार तथा उनकी स्थितियाँ। हम जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में बसा है और ये अपनी मुख्य आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। भारत सहित अनेक देशों के विकास रणनीतियों का ध्येय कृषि पर निर्भर जनसंख्या के अनुपात को कम करना रहा है। औद्योगिक क्षेत्र के आधार पर श्रम बल का वितरण ये दिखाता है कि श्रम बल कृषि कार्यों से हटकर गैर कृषि कार्यों की ओर बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। जहां 1972-73 में प्राथमिक क्षेत्र में 74% श्रम बल था, वहीं 2011-12 में यह अनुपात घटकर 50% रह गया है। द्वितीयक और सेवा क्षेत्र भारत के श्रम बल के लिए आशावादी भविष्य का संकेत दे रहे हैं। आप देखेंगे कि इन क्षेत्रों की हिस्सेदारी के अनुसार 11 से बढ़कर 24 और 15 से बढ़कर 27 हो गई है। पिछले विभिन्न स्थितियों में श्रम बल के वितरण को देखें तो पिछले 4 दशकों 1972 से 2018 में लोग स्वरोजगार और नियमित वेतन रोजगार से हटकर अनियत श्रम की ओर बढ़ रहे हैं। फिर भी स्वरोजगार रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। सारणी 7.3 के अंतिम कॉलम को देखें। वर्ष 2011-18 के दौरान माध्यमिक क्षेत्र में स्थिरता और स्वरोजगार में मध्यम वृद्धि से क्या समझते हैं, कक्षा में चर्चा करें। विशेषज्ञ रोजगार तथा नियमित वेतन से अनियत श्रम रोजगार की ओर ले जाने की प्रक्रिया को श्रम बल के अनियतीकरण का नाम देते हैं। इससे मजदूरों की दशा बहुत नाजुक हो जाती है। यह कैसे हो रहा है? बॉक्स 7.2 में वर्णित अहमदाबाद का विशेष अध्ययन देखें। भारतीय श्रम बल का अनौपचारिकरण। पिछले खंड में हमने पाया कि श्रम बल में अनियत मजदूरों का अनुपात निरंतर बढ़ रहा है। स्वतंत्रता के बाद से विकास योजनाओं का एक ध्येय जन सामान्य के लिए सम्मानपूर्ण आजीविका का प्रबंध सुनिश्चित करना भी बताया गया है। ये कहा गया था कि औद्योगिकरण की रणनीति कृषि से अतिरिक्त श्रमिकों को उद्योगों में आकर्षित कर उन्हें विकसित देशों की भांति उच्च जीवन स्तर सुलभ कराएगी। किंतु हम ये पिछले अनुभाग में देख ही चुके हैं कि योजनाबद्ध विकास के 70 वर्षों बाद भी देश के श्रम बल के आधे से अधिक सदस्यों के लिए कृषि ही रोजी रोटी का प्रमुख साधन बनी हुई है। अर्थशास्त्रियों का यह भी तर्क है कि अनेक वर्षों में रोजगार की गुणवत्ता में निरंतर ह्रास हो रहा है। आखिर 10 से 20 वर्षों तक काम कर चुके न जाने कितने ही श्रमिक मातृत्व लाभ, भविष्य निधि, ग्रेच्युइटी और पेंशन आदि से वंचित क्यों रह जाते हैं। निजी क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में उसी काम को करने वाले से कम वेतन क्यों पाता है। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि भारत के सकल श्रम बल के बहुत छोटे से वर्ग को ही नियमित आय मिल रही है। सरकार श्रम कानूनों के द्वारा उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ बनाती है। यही वर्ग अपने श्रमिक संघों को गठित कर रोजगारदाताओं से बेहतर मजदूरी और अन्य सामाजिक सुरक्षा उपायों के लिए सौदेबाजी भी करता है। ये कौन लोग हैं? इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम श्रम बल को औपचारिक तथा अनौपचारिक वर्गों में विभाजित कर रहे हैं। इन्हीं को संगठित और असंगठित क्षेत्र भी कहा जाता है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान तथा 10 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले निजी क्षेत्र प्रतिष्ठान संगठित क्षेत्र माने जाते हैं। इन प्रतिष्ठानों में काम करने वालों को संगठित क्षेत्र के कर्मचारी कहा जाता है। अन्य सभी उद्यम और उनमें कार्य कर रहे श्रमिक मिलकर अनौपचारिक क्षेत्र की रचना करते हैं। इस प्रकार इस अनौपचारिक क्षेत्र में करोड़ों किसान, कृषि श्रमिक, छोटे छोटे काम धंधे चलाने वाले और उनके कर्मचारी तथा सभी स्वनियोजित व्यक्ति जिनके पास
भाड़े का श्रमिक नहीं है सम्मिलित हैं। इसमें सभी गैर कृषि दैनिक वेतनभोगी मजदूर जैसे विनिर्माण मजदूर तथा सिर पर बोझा ढोने वाले मजदूर जो एक से अधिक नियोक्ता के लिए कार्य करते हैं, उन्हें भी शामिल किया जाता है। आप देखेंगे कि यह श्रमिकों को वर्गीकृत करने का एक तरीका है। हालांकि वर्गीकरण के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। कक्षा में संभावित तरीकों पर चर्चा करें। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलते हैं। इनकी कमाई भी असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों से अधिक होती है। विकास योजनाओं में सैद्धांतिक रूप से यह माना गया था कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होगी, अधिकाधिक श्रमिक औपचारिक क्षेत्र में सम्मिलित होते जाएंगे और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों का अनुपात बहुत कम रह जाएगा। किंतु वास्तव में भारत में क्या हुआ, नीचे दिए गए आरेख को देखें, जिसमें संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में श्रम बल का वितरण दर्शाया गया है। हमने जाना था कि भारत में सन 2011 से 12 में 473 मिलियन श्रमिक थे। केवल 30 मिलियन श्रमिक ही औपचारिक क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। क्या आप इनका प्रतिशत अनुपात आकलित कर पाएंगे? ये मात्र 6% है। दूसरे शब्दों में देश के 94% श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यही नहीं, औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों में महिलाओं की संख्या केवल 6 मिलियन अर्थात 20 मिलियन मात्र है। आरेख 7.4 में देखें, अनौपचारिक क्षेत्र में पुरुषों का अंश कुल श्रम बल का 69% पाया गया है। 1970 के दशक के अंत में भारत सहित अनेक विकासशील देशों ने पाया कि औपचारिक क्षेत्र में रोजगार समृद्धि नहीं हो पा रही, इसलिए उन्होंने अनौपचारिक क्षेत्र पर ध्यान देना आरंभ किया। किंतु अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों और उनके श्रमिकों की आय नियमित नहीं होती और उन्हें सरकार से भी किसी प्रकार का संरक्षण और नियमन नहीं मिल पाता। श्रमिकों को बिना क्षतिपूर्ति के ही काम से निकाल दिया जाता है। अनौपचारिक सक्षेत्र उपक्रमों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी पुरानी हो चुकी है तथा ये किसी प्रकार के लेखा खाते भी नहीं रखते हैं। इस क्षेत्र के श्रमिक प्रायः गंदी बस्तियों में तथा झुग्गियों में रहते हैं। कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों के प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार ने अनौपचारिक क्षेत्र के आधुनिकीकरण और इस क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का प्रावधान किया है। बेरोजगारी, आपने समाचार पत्रों में रोजगार की तलाश करते हुए व्यक्तियों को देखा होगा। कुछ लोग अपने मित्रों और सगे संबंधियों के माध्यम से रोजगार तलाशते हैं। कई शहरों में कुछ चुने हुए स्थानों पर ऐसे अनेक लोग खड़े दिखाई देते हैं जिन्हें उस दिन के लिए काम देने की प्रतीक्षा रहती है। कुछ लोग दफ्तर, कॉलेजों में अपना जीवन वृत्त सौंप कर वहाँ पता लगा रहे होते हैं कि क्या उनके योग्य कोई स्थान रिक्त है। कई लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर जाकर काम करने के बारे में पूछताछ नहीं करते और अपने घर पर ही बैठे रहते हैं जब उन्हें कोई काम नहीं होता। कुछ व्यक्ति रोजगार कार्यालयों में उनके माध्यम से अनुसूचित रिक्तियों के लिए अपने नाम पंजीकृत कराते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने बेरोजगारी को इस प्रकार परिभाषित किया है कि यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति काम के अभाव के कारण बिना काम के ही रह जाते हैं। वे केवल व्यक्ति नहीं हैं, परंतु रोजगार कार्यालयों, मध्यस्थों, मित्रों, संबंधियों आदि के माध्यम से यह संबंधित रोजगारदाताओं को आवेदन देकर या वर्तमान परिस्थितियों और प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने की इच्छा प्रकट कर कार्य तलाशते हैं। किसी बेरोजगार व्यक्ति की पहचान विभिन्न तरीकों से की जाती है। अर्थशास्त्री उसे बेरोजगार कहते हैं जो आधे दिन की अवधि में 1 घंटे का रोजगार भी नहीं पा सकता। भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों के 3 स्रोत हैं। भारत की जनगणना रिपोर्ट, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की रोजगार और बेरोजगारी की अवस्था संबंधी रिपोर्ट PLFS की वार्षिक रिपोर्ट तथा रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आंकड़े।
यद्यपि इन स्रोतों से बेरोजगारी के भिन्न भिन्न अनुमान किए हैं, ये हमें बेरोजगारी के लक्षणों तथा देश में प्रचलित बेरोजगारी के प्रकारों के विषय में जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। क्या हमारी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी भिन्न प्रकार की है? इस अनुच्छेद के प्रथम गद्यांश में वर्णित स्थिति को खुली बेरोजगारी कहते हैं। भारत की कृषि में फैली बेरोजगारी को अर्थशास्त्री प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? मान लीजिए कि किसी एक किसान के पास 4 एकड़ का भूखंड है और उसे अपने खेत में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को निष्पादित करने में 2 श्रमिकों की आवश्यकता है, किंतु यदि वह अपने परिवार के 5 सदस्यों, पत्नी और बच्चों आदि को कृषि कार्य में लगा ले तो ये स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जानी जाती है। 1950 के दशक में अंत में किए गए एक अध्ययन के द्वारा भारत में 1/3 कृषि श्रमिकों को प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार दिखाया गया था। आपने यह भी देखा होगा कि बड़ी संख्या में लोग शहरों की ओर प्रस्थान करते हैं, वहाँ नौकरी करते हैं और सीमित अवधि तक वहाँ रहते हैं, पर वर्षा ऋतु आरंभ होते ही वे अपने गांव लौट आते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? कारण यही है कि कृषि का कार्य मौसमी होता है। वर्ष भर गांव में रोजगार के अवसर नहीं होते हैं। जब खेत में काम नहीं होता है तो लोग शहर की ओर जाते हैं और काम खोजते हैं। ऐसी बेरोजगारी की अवस्था को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। भारत में बेरोजगारी का यह प्रकार भी बहुत बड़े स्तर पर प्रचलित है। यद्यपि हमने देखा कि रोजगार समृद्धि दर बहुत धीमी रही है, पर क्या आपने लोगों को बहुत लंबे समय तक रोजगार से वंचित देखा है? विद्वानों का कहना है कि भारत में व्यक्ति बहुत लंबे समय तक पूर्णतः बेरोजगार नहीं बैठ रह पाते, क्योंकि उनकी आर्थिक दशा इतनी निराशाजनक होती है कि कोई भी काम स्वीकार करना पड़ जाता है। आप उन्हें ऐसे काम भी करते हुए देख पा सकते हैं कि जिन्हें कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। इनमें बहुत ही असुविधाजनक, अस्वास्थ्यकर, अस्वच्छ तथा जोखिम भरे कार्य भी होते हैं। केंद्र तथा राज्य सरकारों ने निम्न आय परिवारों के बेहतर रहन सहन के लिए विभिन्न रोजगार सृजित किए हैं और इसके लिए पहल की है। इस विषय में अगले परिच्छेद में चर्चा की जाएगी। सरकार और रोजगार सृजन। हाल ही में भारत की संसद ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पारित किया है। यह देश के ग्रामीण परिवारों के सदस्यों को अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने को 100 दिन का दिहाड़ी उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्हें नौकरी की आवश्यकता है, उनके लिए रोजगार अवसरों का सृजन करने के लिए सरकार द्वारा संचालित अनेक उपायों में से एक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही संघीय और राज्य सरकारें रोजगार सृजन हेतु अवसरों की रचना करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही हैं। इनके प्रयासों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। जैसा कि आपने पिछले अनुभाग में पढ़ा कि प्रथम श्रेणी में सरकार अपने विभिन्न विभागों में प्रशासकीय कार्यों के लिए नियुक्तियां करती हैं। सरकार अनेक उद्योग, होटल और परिवहन कंपनियां भी चला रही हैं। इन सब में भी यह प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती हैं। जब सरकारी उद्यमों में उत्पादन स्तर में वृद्धि होती है तो उन उद्यमों को सामग्रियों की पूर्ति करने वाले निजी उद्यमों को भी अपना उत्पादन बढ़ाने का अवसर मिलता है। इससे भी अर्थव्यवस्था में नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए एक सरकारी इस्पात मिल में उत्पादन वृद्धि से उस सरकारी कंपनी में रोजगार में प्रत्यक्ष वृद्धि होती है। साथ ही उस इस्पात मिल को उत्पादनों की पूर्ति करने वाली और उससे इस्पात खरीदने वाली निजी कंपनियों को भी अपने अपने उत्पादन और रोजगार बढ़ाने का अवसर मिल जाता है। यह सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसरों का सृजन है। आपने अध्याय 4 में ध्यान दिया होगा कि सरकारों द्वारा गरीबी निवारण के लिए चलाए जा रहे अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी रोजगार सृजन के माध्यम से ही होता है। उन्हें रोजगार सृजन कार्यक्रम भी कहा जाता है। इस तरह के कार्यक्रम केवल रोजगार ही
उपलब्ध नहीं कराते। इनके सहारे प्राथमिक जन स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आवास, ग्रामीण जलापूर्ति, पोषण, लोगों की आय तथा रोजगार सृजन करने वाली परिसंपत्तियाँ खरीदने में सहायता, दिहाड़ी रोजगार के सृजन के माध्यम से सामुदायिक परिसंपत्तियों का विकास, गृह और स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण, गृह निर्माण के लिए सहायता, ग्रामीण सड़कों का निर्माण और बंजर भूमि आदि के विकास के कार्य पूरे किए जाते हैं। निष्कर्ष, भारत की श्रम बल संरचना में परिवर्तन आ चुका है। सेवा क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों का सृजन हो रहा है। सेवा क्षेत्र का विस्तार तथा इसमें नई प्रौद्योगिकी के प्रादुर्भाव का कारण अब निर्बाध रूप से लघु उद्योग तथा कुछ विशिष्ट उपक्रम तथा विशेषज्ञ श्रमिक ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में टिक सकते हैं। कार्य की आउटसोर्सिंग एक सामान्य बात हो गई है। इसका तात्पर्य यह है कि एक बड़ी फर्म के लिए यह लाभप्रद है कि वह अपने विशिष्ट विभागों जैसे विधि, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या ग्राहक सेवा अनुभाग को बंद कर छोटे उद्यमियों को बड़े पैमाने पर छोटे छोटे रोजगार उपलब्ध कराए, जो कि दूसरे देशों में स्थित हो सकता है। आधुनिक कारखाने की परंपरागत अवधारणा इस प्रकार बदल रही है कि घर की कार्यस्थलों में परिवर्तित हो रहे हैं। यह समस्त परिवर्तन व्यक्तिगत श्रमिक के पक्ष में नहीं रहा है। श्रमिकों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा की उपलब्धता के कारण रोजगार का स्वरूप और अधिक अनौपचारिक हो गया है। इसके बावजूद पिछले कुछ दशकों में सकल घरेलू उत्पाद में तीव्र वृद्धि हुई है, लेकिन इसके साथ ही रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं होने के कारण सरकार को विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। पुनरावर्तन, वैसे व्यक्ति जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हैं और इस प्रकार सकल राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान कर रहे हैं, उन्हें हम श्रमिक कहते हैं। देश की जनसंख्या के 5 में से 2 व्यक्ति विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हैं। मुख्यतः ग्रामीण मुख्य पुरुष देश के श्रम बल का सबसे बड़ा वर्ग है। भारत में अधिकांश श्रमिक स्वनियोजक हैं। अनियत दिहाड़ी मजदूर तथा नियमित वेतनभोगी कर्मचारी मिलकर भी भारत की समस्त श्रम शक्ति के अनुपात के आधे से भी कम ही रह जाते हैं। भारत के कुल श्रम बल का लगभग 5 में से 3 श्रमिक कृषि और संबद्ध कार्यों से ही अपनी आजीविका प्राप्त करता है। हाल के कुछ वर्षों में रोजगार वृद्धि में शिथिलता आई है। सुधारोपरांत भारत में सेवा क्षेत्र में नए रोजगार के अवसरों का उदय हुआ है। ये नए रोजगार मुख्यतः अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तथा इनके कार्य की प्रकृति अधिकांशतः अनियत है। सरकार देश में सबसे बड़ा औपचारिक क्षेत्र नियुक्ता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण बेरोजगारी का आम प्रकार है। भारत की श्रम बल की संरचना में बड़ा परिवर्तन आया है। अपनी विभिन्न योजनाओं और नीतियों द्वारा सरकार प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप में रोजगार सृजन के लिए प्रयास करती है।